नमस्कार दोस्तों, स्वागत अभिनंदन रहेगा आज के इस वीडियो में। और आज बात करने वाले हैं सीईटी का एक शानदार सा मॉडल पेपर आप सभी विद्यार्थियों की मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका है। प्यारे साथियों, वीडियो को स्किप तो करना ही नहीं है, पूरा देखना है 150 प्रश्नों तक। जब तक वीडियो ख़त्म नहीं होता है तब तक आपको वीडियो देखना है। और सबसे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, वीडियो के प्रति कमेंट करना है। जो विद्यार्थी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वैसे तो पहली बार ही देखेंगे, लेकिन जो चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो करेंगे। इसके अलावा दोस्तों टेलीग्राम व्हाट्सअप नंबर नहीं है तो व्हाट्सअप नंबर से जुड़ जाएंगे। ये आपके सामने व्हाट्सअप नंबर जो है दोस्तों आ जाता है। सभी विद्यार्थी इस क्लास को देखेंगे और जितने भी विद्यार्थियों तक ये क्लास आपके माध्यम से पहुँचाई जा सकती है उसके सभी तक पहुंचा दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। ओके, चलिए आज का पहला प्रश्न और सीईटी की जो तैयारी कर रहे हैं वो आ जाइएगा। ज्ञान के सागर में हम डुबकी लगाने वाले हैं। और आज के पहले प्रश्न दोस्तों, पहला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पे ये रहा दोस्तों। बहुत ही शानदार प्रश्न है और टोटल आपके सामने काफ़ी लंबा वीडियो रहने वाला है। राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, थोड़ी सी क्वालिटी क्या है प्रश्नों की डाउन हो चुकी है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आपके सामने एकदम एक्यूरेट तरीके से प्रश्न जो है वो आ चुका है। देखिए दोस्तों, अक्षांशीय स्थिति बिल्कुल ये प्रभावित करती है। मैं थोड़ा सा कलर इसका चेंज कर लेता हूँ, ये लीजिएगा। अक्षांशीय जो आपके स्थिति जो है, डायरेक्शन जो है वो आपको बिल्कुल प्रभावित करती है। वनस्पति भी प्रभावित करती है। इसके साथ साथ अगर समुद्र से दूरी है वो भी प्रभावित करेगी। और दोस्तों पर्वतीय जो दिशा है वो भी प्रभावित करती है। तो यहाँ आपका उपयुक्त सभी यानी तीनों जो है बातें एकदम एक्यूरेट है, ये प्रभावित करती है। इसके अलावा मिट्टी का जो टाइप है, टाइप ऑफ सोइल, जो सोइल है वो भी प्रभावित करता है। वनस्पति क्या है वो भी प्रभावित करती है। पवनों की दिशा क्या है वो भी प्रभावित करती है। तो सारी की सारी बातें क्या है, प्रभावित करती है। तो आप इसके अंदर जो डी है आप बिल्कुल करेक्ट आंसर लगा लेना। बिल्कुल सर, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर मैं देखता रहता हूँ और आते भी हैं। चलिए आज का दूसरा प्रश्न इम्पोर्टेंट है। राजस्थान पूर्व सैनिक लिमिटेड यानी फुल फॉर्म क्या होगी, राजस्थान एक्स सर्विसमैन की जो स्थापना है वो किस वर्ष होती है। प्यारा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो क्या आ जाएगा दोस्तों, 2012 के अंदर इसकी जो स्थापना होती है, यानी राजस्थान एक्स सर्विसमैन जो है इसकी स्थापना। जो विद्यार्थी जिस जिले से एक बार कमेंट में ज़रूर बता देना ताकि मुझे भी पता लगे कि कौन विद्यार्थी कहाँ से इस वीडियो को देख रहा है। निम्नलिखित को सुमेलित करना है मेरे दोस्त, सुमेलित करना है। एक तरफ आपके सामने अभ्यारण्य दे रखे हैं, दूसरी तरफ आपके सामने जिले दे रखे हैं। बहुत प्यारा प्रश्न दोस्तों, और अक्सर एग्जाम के अंदर ऐसे क्वेश्चंस जो है पुटअप होते रहते हैं। तो इस प्रश्न के अंदर हम देखें तो शेरगढ़ जो है वो 12 जिले के अंदर अभ्यारण्य आ जाता है। बंद बेराठा ये भरतपुर के अंदर है, करेक्ट आंसर है। दर्रा की बात करते हैं तो कोटा के अंदर है, कोटा झालावाड़ का नाम लिया जाता है। तो केला देवी आपके करौली में है, झालावाड़ में नहीं है। तो यहाँ क्या पूछा हमें, असुमेलित पूछा है। तो डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न की ओर रुख करेंगे। अगला प्रश्न देखो, नवीनतम जिलों के संबंध में भी प्रश्न उठाए जा सकते हैं। देखिएगा किस तरीके से उठाएगा प्रश्न। देखिएगा चौथा कि पाली संभाग के गठन से पूर्व जालोर जिला किस संभाग में था। सबसे पहले बात, जालोर की बात करें दोस्तों, ये सांचौर इससे अलग जिला बना है, यानी सांचौर जिला जो है वो इससे अलग जिला बना है। बिल्कुल ठीक बात है। राजस्थान के अंदर दोस्तों 3 नए संभाग की घोषणा होती है कांग्रेस सरकार के द्वारा। कौन कौन से थे, वैसे तो 19 नए जिले, यानी मैं 17 नए जिले कहूँ तो बात गलत नहीं है। और इसके साथ साथ दोस्तों आपको बता देता हूँ 3 संभाग जिसमें पाली, सीकर और बांसवाड़ा का नाम लिया जा सकता है। 7 अगस्त की तारीख की आपको याद हो, 7 अगस्त 2023 को ये चीज़ आपके सामने आ जाती है। तो दोस्तों इसके अंदर हम देखें तो बीकानेर तो नहीं था, इसमें जोधपुर बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। जोधपुर जो है इस संभाग के अंदर आपका जालोर जो था। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आ जाता है कुछ इस तरीके से कि राजस्थान, क्या पूछा है कि राजस्थान में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले का है। क्या पूछा है, सर्वाधिक लिंगानुपात पूछा है मेरे लाडले विद्यार्थियों। तो आपको बता देता हूँ सर्वाधिक लिंगानुपात तो आपके किसका आ जाता है, बांसवाड़ा का आ जाता है। और न्यूनतम पूछे तो झुंझुनू का नाम लिया जाएगा। ओके, रिपोर्ट है कि यहाँ तक। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न, और ये जो आपसे पूछा है ये शिशु लिंगानुपात पूछा है। अगला छठा प्रश्न देखिएगा, अच्छा प्रश्न है। राजस्थान ज्योग्राफी के संबंध में प्रश्न है कि डग गंगाधर उच्च प्रदेश अवस्थित है।
कौन सा प्रदेश? डग गंगाधर उच्च प्रदेश कहाँ स्थित है? तो दोस्तों अरावली पर्वतीय प्रदेश, गग्गर प्रदेश, हाड़ौती प्रदेश, बालूका स्तूप प्रदेश या फिर अनुत्तरित उत्तर। ये प्रश्न जो है आपके सामने ये तो आता ही आता है। तो इसके अंदर दोस्तों डग गंगाधर हाड़ौती प्रदेश का नाम लिया जाएगा। सी बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाता है। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये वाला रहा कि निम्नलिखित में से भारतीय यानी भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान में न्यूनतम वन विस्तार, राजस्थान के अंदर न्यूनतम जो वन विस्तार है वो आपकी कहाँ पर है? भीलवाड़ा, सिरोही, राजसमंद और उदयपुर। करेक्ट आंसर आप अपना जो है छाप सकते हैं इसके अंदर। तो दोस्तों उदयपुर के अंदर क्या आ जाता है? न्यूनतम वन विस्तार 2021 की रिपोर्ट जो है वो ये कहती है। उसके बाद लूणी नदी की एकमात्र नदी कौन सी है जो अरावली की पहाड़ियों से नहीं निकलती है? लूणी की एक सहायक नदी है जो अरावली की पहाड़ियों से नहीं निकलती है और वो भी एकमात्र है, बाकी निकलती है। देखिएगा जवाई, जोजड़ी, सूकड़ी, बांडी, ये प्रश्न भी कई बार हाईलाइट हो चुका है। सूकड़ी नदी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहता है। कैसे सर? सूकड़ी की जब भी बात करूंगा दोस्तों तो आपके सामने करेक्ट आंसर रहेगा लूणी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम अरावली की पहाड़ियों से नहीं होता है। किसकी बात आ रही है? सूकड़ी नदी की आ रही है। तो सर इसका उद्गम कहाँ से होता है? इसका उद्गम नागौर का एक स्थान है, पोंडुलू गांव, पोंडुलू या पोंडलू करके गांव आता है, वहाँ से निकलती है। लेकिन बाकी जो नदियाँ हैं जैसे कि आप देख सकते हैं कि लीलड़ी, मीठड़ी, जोजड़ी, जवाई, बांडी, सूकड़ी, गुहिया, ये लूणी की क्या आ जाती है? सहायक नदियाँ ही हैं। लेकिन अरावली की एकमात्र सहायक नदी जो है सूकड़ी, जिसका उद्गम नागौर के पोंडलू गांव से होता है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित कथनों के अनुसार असत्य कथन, आपसे पहले ही बता दूं क्या पूछा है? असत्य कथन पूछा है। देखिएगा यहाँ से ये वाला रहा असत्य कथन आपसे पूछ लिया है। तो असत्य कथन की जब भी बात करता हूँ तो 20वीं पशु जनगणना के अनुसार राजस्थान में कुल पशु संपदा जो है वो आपके 568 लाख है। बिल्कुल ओके रिपोर्ट प्रश्न है ये। तो राजस्थान में खेरी नस्ल की भेड़ जोधपुर, नागौर और पाली जिलों में पाई जाती है, ये भी बात ठीक है। राजस्थान में बारबरी नस्ल की बकरी पूर्वी राजस्थान में देखने को मिलती है, हाँ भी ओके रिपोर्ट बात है ये। तो बारबरी पूर्वी राजस्थान, ठीक है। उसके बाद राजस्थान में नाली मैं कहूँ नस्ल की भेड़ गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर का जो क्षेत्र आता है यहाँ पर पाई जाती है। लेकिन यहाँ क्या दे रखा है? टोंक, जयपुर, अजमेर, इन जिलों में नहीं पाई जाती। तो नाली नस्ल की भेड़ गंगानगर में कह सकता हूँ, चूरू कह सकता हूँ, हनुमानगढ़, झुंझुनू का एरिया जो है यहाँ पर देखने को मिलती है। ओके रिपोर्ट प्रश्न ये अभी आ जाता है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने कुछ इस तरीके से आने वाला है और अगला प्रश्न ये लीजिए 10वां। पश्चिमी राजस्थान में सबसे अधिक और विस्तृत क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी। क्या प्रश्न पूछा है कि पश्चिमी राजस्थान में सबसे अधिक व विस्तृत क्षेत्र में पाई जाने वाली जो मिट्टी है उसके बारे में आपसे प्रश्न किया है। तो दोस्तों रेतीली मिट्टी, कछारी मिट्टी, काली मिट्टी, लाल लोमी मृदा या फिर ई आपके पास अनुत्तरित जो है प्रश्न आपके सामने आ जाता है। तो पश्चिमी राजस्थान में सभी जानते हैं कि रेतीली मिट्टी ही देखने को मिलती है, तो ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। पश्चिमी राजस्थान यानी मैं कहूँ थार का मरुस्थल, और यहाँ पर हमें जो मिट्टी देखने को मिल जाती है वो आपके रेतीली मिट्टी है। कछारी मृदा की जब भी बात करते हैं तो ये पूर्वी जो राजस्थान है जैसे कि धौलपुर वाला जो क्षेत्र है, अलवर, भरतपुर, यहाँ देखने को मिलती है। इसके अलावा दोस्तों काली मृदा आपके सामने जो दक्षिणी राजस्थान है, और में आपका हाड़ौती प्रदेश लाल लोमी मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है, और काली मृदा जो है वो आपके आ जाती कुछ इस तरीके से। ओके, लाल लोमी मृदा आपके बांसवाड़ा डूंगरपुर का क्षेत्र देखने को मिल जाता है। उसके बाद राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा जिला अभ्रक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? अभ्रक उत्पादन यानी खनिज के संबंध में जो प्रश्न आपसे किया है उसका करेक्ट आंसर अभ्रक। अभ्रक का उत्पादन भीलवाड़ा जिले के साथ संबंध रखता है, और आपके खनिज के संबंध में भी प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। चलिए उसके बाद राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट का जो कार्यालय है, हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, वो कहाँ पर है? तो वो दोस्तों जयपुर में ही है। कहाँ पर है? जयपुर में है। राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट जयपुर की बात करते हैं। राजस्थान संस्था, इसका रजिस्ट्रीकरण जो 1958 के अंदर होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, याद रखिएगा।
चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है 12वां, और 12वीं के बाद 13वां प्रश्न। अच्छा प्रश्न है दोस्तों। क्या प्रश्न है कि पूर्वी राजस्थानी भाषा का साहित्यिक रूप, पूर्वी राजस्थान की जो भाषा है उसका साहित्यिक रूप आपसे पूछा है दोस्तों। तो यहाँ पर पिंगल, डिंगल, बिंगल या फिर मालवी, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका आ जाता है पिंगल। पिंगल इज द करेक्ट आंसर रहेगा। 13 नंबर का ए जो है करेक्ट आंसर हो जाता है, क्योंकि राजस्थानी भाषा का ये साहित्यिक रूप जो है पिंगल ही माना जाता है पूर्वी राजस्थानी भाषा का। और पश्चिमी की बात करूंगा तो डिंगल नाम ले लिया जाएगा। चलिए, थड़ी और गोड़वाड़ी किस बोली की उपबोलियां हैं? करेक्ट आंसर दोस्तों छाप दीजिए, आराम से छाप देंगे। थड़ी की जब भी बात आ जाती है मारवाड़ी, और गोड़वाड़ी की जब भी बात करते हैं तो मारवाड़ी की ही उपबोली आपके सामने आ जाती है। ये दोस्तों अब बात करें पश्चिमी राजस्थान की मैं बात करूँ तो यहाँ पर मुख्य बोली मारवाड़ी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से इसका स्थान आ जाता है प्रथम, याद रखिएगा। जो कि आपके प्रॉपरली हम बात करें तो जोधपुर है, पाली है, प्रॉपर बीकानेर, नागौर, बाड़मेर तक का जो क्षेत्र है, जैसलमेर तक मारवाड़ी भाषा ही बोली जाती है। यह प्रश्न भी कई बार हाईलाइट हो चुका है। भारतीय डाक विभाग ने वर्ष 1992 में किसकी फड़ पर सर्वप्रथम 5 रुपये का डाक टिकट जो है वो जारी किया था? प्यारा, अच्छा, शानदार प्रश्न है दोस्तों। 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया जाता है 1992 के अंदर, किसके द्वारा? तो ये दोस्तों देवनारायण जी की फड़ पर जो है वो डाक टिकट ये जारी किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, बिजासन माता का मंदिर कहाँ स्थित है? बिजासन माता का मंदिर इंदरगढ़, छोटी सादड़ी, चौहटन, आउवा या फिर अनुत्तरित प्रश्न। 16वां नंबर, बहुत ही प्यारा प्रश्न है दोस्तों। बिजासन माता का मंदिर इंदरगढ़ बूंदी के अंदर है, याद रखना। लेकिन भरमर माता या भंवर माता का मंदिर आपसे पूछ ले कोई तो छोटी सादड़ी में है। विरात्रा माता की जब भी बात करूंगा तो चौहटन के अंदर इनका मंदिर है। और आवा के अंदर तो प्रसिद्ध मंदिर बना ही हुआ है सुगाली माता का, 10 सिर 54 हाथ वाली देवी के रूप में ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की कुल देवी। आवा की बात करते हैं तो अर्बुदा माता का मंदिर कहाँ पर है आप बताना कमेंट के अंदर, और ये बातें आ जाती है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, तो इसका राइट आंसर सर इंदरगढ़ बूंदी। निम्नलिखित में से सुमेलित असुमेलित युगम की पहचान कीजिए। असुमेलित पूछा है मेरे लाडले। असुमेलित की बात मैं करूं तो यहाँ आपका जो करेक्ट आंसर हो जाता है, आभूषण के बारे में आपसे पूछा है नेवरी। नेवरी की जब भी बात करते हैं तो पैर का आभूषण इज द करेक्ट आंसर है। मादलिया जो आभूषण है वो गले का है, ये भी एकदम ठीक बात है। कांटा नाक का है, कान नाक एक ही बात है। इसके अलावा दोस्तों नौगरी जो है वो हाथ के अंदर पहना जाता है, सिर के अंदर थोड़ी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, नौगरी आभूषण हाथ का आभूषण होता है। चलिए अगला प्रश्न, घर से शमशान तक अर्थी या बैकुंठी की दिशा परिवर्तन करने को क्या कहते हैं? घर से शमशान तक अर्थी या बैकुंठी की दिशा परिवर्तन करने को क्या कहा जाता है? पिंडदान, आगेठा, मोसर जोसर। सर मोसर जोसर तो नहीं है, पिंडदान नहीं है, आगेठा कहा जाता है। 18 नंबर का बी करेक्ट आंसर रहने वाला। सर हमें आता है ये वाला प्रश्न, तो क्या कहते हैं? आगेठा कहते हैं। तो घर से शमशान तक अर्थी या बैकुंठी की दिशा जो परिवर्तित करते हैं हम, उसको आगेठा के नाम से जाना जाता है। तो सर मोसर के बारे में बताइए थोड़ा सा। यानी मृत्यु के बाद जो किया जाता है भोज मोसर है, और जोसर मृत्यु से पहले, यानी जीवित व्यक्ति अगर कोई ऐसा करता है तो वो आप जोसर के रूप में कह सकते हैं। और पिंडदान की जब भी मैं बात करता हूँ तो शायद इसकी जानकारी आपको होगी, कमेंट में आप ज़रूर बताना कि सर क्या है। चलिएगा, शीतला माता का मेला कहाँ आयोजित होता है? जयपुर, सीकर, पाली, करौली। शीतला माता का मेला जो है मैंने खूब देखा है। शीतला माता सील की डूंगरी, चाकसू, जयपुर ग्रामीण के अंदर बात कर सकते हैं। सील की डूंगरी, स्वाई माधो सिंह जो है इस मंदिर का निर्माण यहाँ पर बारादरी का निर्माण भी करवाते हैं। चाकसू तहसील आ जाती है, ठीक है। और चैत्र कृष्ण एकम सप्तमी और अष्टमी को यहाँ पर एक प्रसिद्ध मेला भरता है चैत्र माह में। याद रखिएगा, शीतला माता का मंदिर एक पहाड़ी है, लगभग 200 सीढ़ियाँ आपको चढ़नी पड़ेगी ऊपर, तब जाकर आप महाराजा स्वाई जो माधो सिंह है उनके मंदिर को देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों शीतला माता की बात करें तो और भी यहाँ पर जैसे कुम्हार इनके होता है, घोड़ेलार ऐसा कुछ। और ये जो आपके लंबी डिजीज आया था उस टाइम भी ये माता काफ़ी ट्रेंडिंग में आई थी उस क्षेत्र में। उसके बाद राजस्थान में अन्नकूट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? अन्नकूट महोत्सव मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों।
नाथ द्वारा, मांगलियावास, सेपऊ या तिजारा। तो ये अन्नकूट महोत्सव दोस्तों एक प्रकार का एक महोत्सव होता है, अन्नकूट होता है, यानी अन्न का कूट इस तरीके से हम कह सकते हैं। और ये भीलों की लूट सर्वाधिक प्रसिद्ध मानी जाती है। अन्नकूट महोत्सव ये नाथद्वारा का प्रसिद्ध है, राजसमंद जिले का। और भारत का सबसे बड़ा अन्नकूट महोत्सव जो है श्रीनाथ जी के मंदिर में ही मनाया जाता है। यहाँ भीलों की लूट काफ़ी प्रसिद्ध मानी जाती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और कब लगती है? तो कार्तिक जो शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा यानी एकम जो आती है उस तिथि को गोवर्धन पूजा के साथ ही इसका आयोजन जो है वो किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। ये वाला भी प्रश्न शानदार है दोस्तों। प्रश्न क्या कहता है कि राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम जो न्यायाधीश है के वर्मा यानी कमलकांत वर्मा। दोस्तों 27 एक मिनट रुकना। अच्छा ये वाले प्रश्न रह गए ना, ये लीजिए। विल्लो जी, केशव जी, सुरजन जी, परमानंद जी, हरकचंद जी और इनका संबंध किस संप्रदाय से है? विल्लो जी की जब भी मैं बात करूं मेरे हो तो देखो दिमाग में नहीं आ रहा है। विल्लो जी की बात करता हूं तो सबसे पहले विश्नोई संप्रदाय की जो है इनके नियमों को स्वीकारा था जाम्बोजी के। तो विश्नोई संप्रदाय ये आपका करेक्ट आंसर है 21 का डी। ठीक है, और इनको याद कर लेना। चलिए अगला प्रश्न। लोक संगीत कौन सा है? केसरिया बालम। केसरिया बालम पधारो म्हारे देश गीत को अल्लाह जिलाबाई ने किस राग में गाया था? लोक संगीत केसरिया बालम आओ ने पधारो म्हारे देश गीत को अल्लाह जिलाबाई ने किस राग में गाया था? भूपाली, बिलावल, मांड, विहाग या फिर मांड। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा है? मांड हो जाता है। चलिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल के विशेष अभिभाषण का प्रावधान किया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल के विशेष अभिभाषण का प्रावधान किया गया है? तो दोस्तों आप अनुच्छेद 176 का नाम ले सकते हैं। कौन सा लेंगे? 176 का। ओके रिपोर्ट है यहाँ तक। चलिए ये पॉलिटी के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। उसके बाद राज्य का मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण करता है। राज्य का मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण जो है वो करता है। तो दोस्तों इसके अंदर आपका करेक्ट आंसर संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और सत्य निष्ठा की करता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि विधान परिषद जो है स्थायी सदन होता है। बिल्कुल स्थायी सदन जो है वो होता ही होता है। उसके बाद सूची आपके सामने है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करिएगा और आपके सामने दे रखे कूट आपके सामने आ रखे हैं। ठीक है, देखिए सूची 1 सूची 2 एक तरफ सूचियों में समितियां हैं, दूसरी तरफ वर्ष है। बलवंत राय मेहता समिति 1956 के अंदर स्थापना होती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ अगर देखा जाए ए का दूसरा होना चाहिए, यानी ए और बी तो बिल्कुल किसी भी हालात के अंदर हो ही नहीं सकते हैं। ए का दूसरा है बलवंत राय मेहता समिति की स्थापना 1956 में होती है। अशोक मेहता समिति जो है इसकी स्थापना 1977 में होती है। डी का तीसरा। अब डी का तीसरा इसमें तो पहला है तो ये भी नहीं होगा। अब ये 2 मेरे याद है तो कन्फर्म उत्तर इसको कर दो। सर कैसे? बलवंत राय मेहता समिति 1956, अशोक मेहता समिति 1977। अब जो LM जो सिंघवी समिति है उसकी स्थापना 1986 है और एक जो बच गई उसकी स्थापना 1900 कब आ जाती है? यह आपके आ जाती है आपके 85 में। ठीक है, तो ये बातें आ जाती है। बिल्कुल आप इस तरीके से मिलान कर लीजिए। सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। तो दोस्तों ये थोड़ा सा गले के अंदर है ना थोड़ा सा दिक्कत हो रखी है, शायद 2 दिन तक रहेगी। उसके बाद लाइव भी लेके आ जाऊँगा और फुल वीडियो बना दूँगा। अगला वीडियो को थोड़ा सा वेट करना। मैंने सोचा मैं 150 कर दूँगा लेकिन हो नहीं पाया, थोड़ा समझने की कोशिश करना। ओके।
और ये प्रश्न तो है दोस्तों बहुत हालत ख़राब है, पानी भी पी लिया मैंने, लेकिन थोड़ा समझने की कोशिश करना। मैं ज़रूर इस PDF को आपके सामने करूँगा। ओके, चलिए, ओके, थैंक यू।